हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की अपनी जो क्लास है डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग, जिसमें अपन है ना डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग से रिलेटेड अपन सिंपल इफ स्टेटमेंट पढ़ चुके। इफ के अपन ने चार डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ चुके। इसमें सिंपल इफ है, इफ और एल्स है, तीसरा अपन ने नेस्टेड इफ पढ़ा, चौथे नंबर पे एल्स इफ लेडरशिप पढ़ा अपन ने। फिर अपन ने ना एक कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट की स्टडी कर चुके। इसके जस्ट बाद अपन ने गो टू स्टेटमेंट के ऊपर पढ़ चुके। तो आज अपन जो लेने जा रहे हैं डिसीजन मेकिंग में, है ना, डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग में 10 स्विच स्टेटमेंट लेके आए हैं अपन आज। तो आज अपन स्टडी करेंगे स्विच स्टेटमेंट के ऊपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो इसमें ना बहुत सारे क्वेश्चंस, मेन्यू ड्राइवन जो प्रोग्राम बनाते हैं वो स्विच के थ्रू बना सकते हैं अपन। तो कई बार अपन को ना मेन्यू ऑप्शंस दे रखे होते हैं और किसी पर्टिकुलर ऑप्शंस का सिलेक्शन करना होता है। तो सिलेक्शन कैसे करें, तो स्विच स्टेटमेंट की हेल्प ले सकते हैं अपन। तो पहले तो अपन देखें पढ़ने से पहले कि अपन एक रियल लाइफ में जैसे कोई भी सिलेक्शन करते हैं कि कई सारे ऑप्शंस अपन को दे दे और सिलेक्शन अपन कैसे करें, तो यह ना कैसे काम करेगा। तो पहले एक बार इसका ना रियल लाइफ में एप्लीकेशंस देखो। जिस प्रकार अपन बिजली का एक बोर्ड होता है, अपने हर घर में होता है। तो बिजली के बोर्ड पे मल्टीपल स्विच होते हैं। तो अपन जो भी अपनी रिक्वायरमेंट होती है अपन उसी स्विच को सेलेक्ट करते हैं और देन फिर अपना वही काम होगा। देन अपना है ना वही काम होगा, तो वो आपका स्विच स्टेटमेंट के थ्रू हो जाएगा। तो जैसे अपन ने पंखे की रिक्वायरमेंट है तो पंखे का स्विच अपन प्रेस करेंगे तो पंखे का सिलेक्शन होगा। कोई भाई बल्ब बल्ब जलाना है, ट्यूबलाइट जलानी है ना, तो अपन उसी स्विच का सिलेक्शन करेंगे तो वही काम अपना है ना एक ऑपरेशन हो जाएगा। तो इसी तरह है ना कंप्यूटर में है ना सी लैंग्वेज में भी है ना ये रोल है अपने पास। कई बार अपन जैसे यूनिवर्सिटी कैंपस में है ना या अपने कॉलेज में परीक्षा देने जाते हैं, तो आपने कभी ऐसे सोचा है कि आप अपने है ना रूम का सिलेक्शन कैसे करते हो। तो जिस प्रकार कॉलेज का अपना एक कैंपस होता है, एक एरिया होता है, तो सबसे पहले तो आप एंट्री लोगे, है ना, मेन गेट पे आओगे। तो मेन गेट पे आके आप एक एंट्री लोगे और मेन गेट पे सबसे पहले चेक करोगे अपना है ना ये एग्जामिनेशन का बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड पे चेक करोगे कि मेरा कौन सा रूम अलोटेड है। तो उससे डिस्प्ले बोर्ड से आप है ना अपना रूम नंबर माइंड में लेके और फिर अपने विंग में आ जाओगे। फिर विंग में है ना रूम का कैसे सिलेक्शन करते हो, तो रूम के आगे है ना आप नंबर देखते हुए चलोगे। तो नंबर को अपन लेबल नंबर कह सकते हैं। तो जहाँ लेबल नंबर और आपका जो बोर्ड पे जो देखा था नंबर अगर वो मैच हो गया, तो मैच होते ही अपना ना पर्टिकुलर रूम का सिलेक्शन हो जाता है। जब पूरा काम अपना ओवर हो जाता है तो सीधा ही फिर अपन है ना एग्जिट होके सीधा गेट पे आ जाते हैं। अपन दूसरे रूम को फॉलो नहीं करेंगे। तो उसी तरह अपने पास है ना कंप्यूटर में भी कंट्रोलिंग हो सकती है कि रियल लाइफ में भी है ना कहीं ऐसे कंट्रोलिंग होती है। कई बार अपन यूनिवर्सिटी कैंपस में चले गए, फिर आप किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का सिलेक्शन करोगे, कैसे उस डिपार्टमेंट तक डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे, फिर पूरा काम जब ओवर हो जाएगा तो कैसे गेट पे आओगे। तो जैसे अपन काम करें गेट पे आए, अगर कोई भी मान लो मैचिंग नहीं होती है फिर क्या करें। तो ऐसे के ऐसे कंप्यूटर में अपने पास ना कि ये स्टेटमेंट है इस तरह का कोई भी डिसीजन लेना हो। ये मल्टीपल मैनी है ना डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, मैनी अपन को मल्टीपाथ डिसीजन दे दे और उसमें से एक का सिलेक्शन करना हो, तो देन अपन अपने पास है ना स्विच स्टेटमेंट है। तो स्विच स्टेटमेंट के बारे में अपन देखें तो पहला पॉइंट है कि द स्विच स्टेटमेंट यूज्ड, कब यूज करें। सिंपल सी थ्योरी है कि स्विच को क्यों यूज करें। तो यूज्ड व्हेन, तो अपन को मेनी अल्टरनेटिव्स, तो मैंने आप समझ गए होंगे ऑप्शंस, मैनी अल्टरनेटिव्स गिवन या ऑप्शंस गिवन एंड अलाउ अस टू, कि अपन को है ना अलाउ करें एग्जीक्यूट वन अल्टरनेट देन यूज्ड स्विच स्टेटमेंट, कि अपन को मेनी ऑप्शंस दे दें और एक ऑप्शंस का सिलेक्शन करना हो, तो देन अपन है ना स्विच स्टेटमेंट की हेल्प ले सकते हैं। हाँ, जिस प्रकार अपन है ना कई सारे जैसे मेन्यूज होते हैं। अब मेन्यूज में जैसे फाइल का मेन्यू लेके चले अपन, अब तुम सब जानते हो फाइल पे अपन जब क्लिक करते हैं तो न्यू आता है, ओपन आता है, सेव आता है, सेव एज आता है, प्रिंट आता है। फिर आप कौन से ऑप्शंस का सिलेक्शन करोगे। अब जैसे आप चाहते हो कि मेरे को एकदम न्यू फाइल खोलनी है, तो फिर आप है ना न्यू पे क्लिक करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो उसी तरह से अगर अपन को मैनी अल्टरनेट दे रखे हो और इजी वे में
अपन को किसी वन अल्टरनेट का सिलेक्शन करना हो तो देन स्विच स्टेटमेंट की हेल्प ले लो। फिर इट इज सिलेक्शन केस स्टेटमेंट भी कह सकते हैं स्विच को, क्योंकि सिलेक्शन केस का होता है ना कि जो अपन कोई भी ऑप्शंस का सिलेक्शन करेंगे वो केस स्टेटमेंट के थ्रू करेंगे। तो सेलेक्ट जो भी अपन करेंगे, सेलेक्ट है ना ऑप्शंस यूजिंग केस स्टेटमेंट। ऑप्शंस को कोई भी सेलेक्ट करोगे वो केस स्टेटमेंट के थ्रू करोगे, यूजिंग केस स्टेटमेंट के थ्रू करेंगे, इस वजह से इसको सिलेक्शन केस स्टेटमेंट भी मैं कह सकता हूँ। फिर नेक्स्ट पॉइंट अपना, स्विच स्टेटमेंट इज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ इफ एल्स इफ लीडरशिप। तो ये अपना है ना इफ एल्स इफ लीडरशिप होती है कि जैसे अपना होता है ना, एक तो मेन इफ हो जाता है, फिर अपनी यहाँ कंडीशन आ जाती है, फिर यहाँ स्टेटमेंट आ जाएगा, फिर एल्स आ जाएगा, फिर इफ आ जाएगा, फिर है ना ऐसे एल्स आ जाएगा, और फिर इफ आ जाएगा। तो ऐसे इफ एल्स इफ की एक लीडरशिप होती है। तो ये उसको रिप्लेस करके अपन इजी वे में स्विच स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं कि एल्स इफ लीडरशिप के थ्रू अगर अपन सिलेक्शन करते हैं तो अगर नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स ज़्यादा हो जाए तो ये है ना आपको कन्फ्यूजन करेगा, समझने में दिक्कत आएगी, और ड्रामेटिकली अपन डिजाइन करेंगे तो अपन को है ना थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती है अंडरस्टैंडिंग की। तो अपन चाहते हैं कि इजी वे में प्रॉब्लम्स को अपन समझ पाएँ, तो फिर स्विच स्टेटमेंट के हेल्प ले सकते हैं हम। तो स्विच स्टेटमेंट को इसका सब्स्टिट्यूट कर सकते हो इफ एल्स इफ लीडरशिप का, तो या एल्स इफ लीडरशिप का सब्स्टिट्यूट मान लो। तो इसका ये दूसरा अल्टरनेट है, इजी वे में अपन प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हैं। द सिंटेक्स ऑफ द स्विच स्टेटमेंट इज मच ईजियर। इस स्विच स्टेटमेंट का जो सिंटेक्स होता है समझने में अपने लिए बहुत ईजी होता है ना। इजी वे में अपन पढ़ सकते हैं, राइट कर सकते हैं, और इफ एल्स इफ के थ्रू अपन अगर अपन प्रोग्राम्स बनाते हैं तो वो थोड़ा सा ड्रामेटिकली अपन को कन्फ्यूजन करेगा। ये नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स बढ़ते हैं तो इफ एल्स ब्रेसेस, तो ये है ना समझने में मुश्किल हो जाता है हर किसी को। तो अपन है ना इफ और एल्स इफ का अल्टरनेटिव लेके इसको सब्स्टिट्यूट करके स्विच से इजी वे में अपन है ना डिजाइन कर सकते हैं। तो स्विच का अपन अगर इसका स्विच स्टेटमेंट का सिंटेक्स देखें, द जनरल फॉर्म ऑफ द स्विच स्टेटमेंट एज, स्विच स्टेटमेंट कैसे काम करता है। तो ये काम करने का तरीका जैसे मैंने अभी इससे पहले एक एग्जांपल दिया था कि आप अपना रूम कैसे सेलेक्ट करते हो। तो जैसे रूम को सेलेक्ट करूँगा, तो जैसे मान लो कि आपका ये एरिया है ना, ये एरिया है, इस तरह से एक मान लो ये एक ब्लॉक है, जैसे सपोज मैं कॉमर्स कॉलेज का एक ब्लॉक्स मान लेता हूँ। तो यहाँ से आपकी एंट्री होगी, तो यहाँ से एंट्री होगी, ठीक है ना। अब एंट्री में यहाँ पे आपका जैसे डिस्प्ले बोर्ड होगा यहाँ पे, तो डिस्प्ले बोर्ड पे अपन देखते हैं ना, रोल लिस्ट देखते हैं, रूम नंबर देखते हैं, डिस्प्ले बोर्ड है। अब यहाँ पे अब आप रूम चेक करोगे, अपना रूम है ना चेक करोगे। अब फॉर एग्जांपल रूम नंबर आपका मान लो कि ये आ गया 32 आ गया, और ये आपके ना ये रूम बने हुए हैं, ये रूम बने हुए हैं ये। अब मैंने कह दिया कि यहाँ पे 30 नंबर का रूम है, 31 रूम है, 32 है, 33 है, और ये है ना कॉमन रूम है, ये एक्स मान लो। अब सिंपल सा ना कि ये एंट्री लेंगे, तो एंट्री लेंगे तो ये स्विच स्टेटमेंट मान लो आप, ये स्विच स्टेटमेंट से एंट्री चल रही है आपकी। ये पूरा ब्लॉक है ना स्विच का बिगिन हो गया, स्विच का क्लोज हो गया। फिर यहाँ से अपन जैसे रूम नंबर का सिलेक्शन किया अपन ने, तो एंट्री पे यहाँ से अपन है ना एक्सप्रेशन है, तो ये एक्सप्रेशन जस्ट लाइक है रूम नंबर की एक वैल्यू मान लो, ये रूम नंबर मान लो, रूम नंबर है। और फिर कहोगे ये कैसे बनेंगे, ये तो ये है ना लेबल वैल्यू है पूरी, ये अपनी है ना लेबल वैल्यू कह दो, लेबल वैल्यू। ये लगाएंगे कैसे, 30 कैसे लगाओगे, 31 कैसे लगाओगे, 32 कैसे रूम नंबर के आगे लेबल लगाओगे, 33 कैसे लगाओगे। तो ये है ना अपन केस के साथ लगाएंगे। तो जैसे ये है ना मल्टीपल अपन ने ब्लॉक बना दिए केस के थ्रू, तो केस के थ्रू जो ब्लॉक बना रहा हूँ मैं, ये रूम नंबर मान लो। फिर अंदर जो काम करेंगे ये स्टेटमेंट मान लो अपन यहाँ पे। तो पूरा एग्जीक्यूशंस करके जब काम ओवर हो जाएगा तो ब्रेक का मतलब होता है ना कि सीधे ही फिर बाहर जाओ, एग्जिट पे आ जाओ सीधे ही। तो एग्जिट पे कैसे जाएं, तो ब्रेक से चले जाएंगे। तो जिस प्रकार से अपना ये सिलेक्शन का प्रोसीजर है, वैसे है ना ये सिंटेक्स बना दिया। अब ये स्विच का अपना एक एरिया होगा, तो स्विच यहाँ से तो कीवर्ड से शुरू हुआ, स्विच के अंदर एक एंट्री पास करेंगे अपन, एक्सप्रेशन से है ना एंट्री लेके अंदर आएंगे।
तो एक्सप्रेशन का मतलब यहाँ कैलकुलेशन करके एक सिंगल वैल्यू बनेगी। ये एक्सप्रेशन का जो मतलब होगा, ये सिंगल वैल्यू क्रिएट करेगा। सिंगल वैल्यू को लेके फिर केस से, ये केस की जो वैल्यू होती है, वैल्यू वन, वैल्यू टू, वैल्यू एन, ये केस की वैल्यू से मैचिंग करेगा। जहाँ पे एक्सप्रेशन की वैल्यू और केस की वैल्यू मैच हो जाएगी, तो वही उससे रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट का ब्लॉक होगा एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करके फिर ब्रेक क्या काम करेगा, स्विच से बाहर कर देगा। तो सिमिलर वैसा का वैसा ही कंसेप्ट है, जैसे आप एग्जामिनेशन रूम में परीक्षा दे के फिर क्या करें, तो फिर अपन करते हैं ना कि सीधा ही आप गेट पे चले जाओ, तो कैसे जाऊंगा मैं, तो ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू में सीधा ही है ना अपने रूम से एग्जिट होके, अपने पूरे ब्लॉक से एग्जिट होके बाहर हो जाऊंगा मैं, है ना, क्योंकि पूरा काम जब ओवर हो गया तो बाहर ही होने का कंसेप्ट रहेगा। तो ये यहाँ पे अपने पास है ना स्विच का जो देखेंगे, ये मैनी अल्टरनेट होते हैं, तो ये अल्टरनेट है ना केस से डिफाइन करेंगे। जैसे एक होता है ना कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रूम है, तो ये रूम्स को कैसे बनाएं, तो ये केस वैल्यू लगा के रूम नंबर दे दिए अपन को। फिर रूम के अंदर जो एग्जीक्यूशंस करेंगे टेबल कुर्सी जमा के जैसे काम करते हैं अपन, तो वो एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट ब्लॉक वन कर दो। जब काम ओवर हो जाएगा तो ब्रेक कर दो। तो हर में है ना इस तरह के स्टेटमेंट आएंगे हर केस के अंदर। हर केस में एक यूनिक वैल्यू से डिफाइन होगा, वैल्यू वन, वैल्यू टू, वैल्यू एन। तो कितने भी है ना ये ऑप्शंस हो सकते हैं। तो जब ये तो अपन ने एन ले लिया, और जब मैचिंग नहीं होती ना कहीं पे भी, तो जैसे मैंने कहा कि रूम नंबर है ना जैसे 44, अब 44 रूम ही नहीं है, तो फिर एक डिफ़ॉल्ट रूम बना दिया अपन ने। तो ये जो रूम नंबर है, मान लो कि कोई भी रूम नहीं मिल रहा, तो मैं कहता हूँ ये कॉमन रूम है, इसमें जाके चले जाओ। तो ये डिफ़ॉल्ट है, ये मैचिंग नहीं होगी तो डिफ़ॉल्ट में आ जाएंगे। और फिर ये स्विच का क्लोजिंग होगा, है ना, ये तो बिगिन हो गया स्विच का, ये बिगिन हो गया सिंटेक्स में, ये क्लोजिंग हो गया, अपना खुद का एरिया होता है ये। तो ये क्लोजिंग और बिगिन को कैसे दिखाएंगे, तो स्विच में ब्रेस, बिगिन ब्रेस, क्लोज ब्रेस। स्विच में कितने ऑप्शंस बनाए, तो केस के थ्रू बनेंगे। केस क्या है, कीवर्ड है। केस के साथ में क्या होता है कि वैल्यू वन, वैल्यू टू, ऐसे लेबल वैल्यू लगाते हैं अपन, और फिर हर लेबल वैल्यू के साथ में एक स्टेटमेंट का ब्लॉक एसोसिएट रहेगा। फिर जब ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, तो ब्रेक से सीधा ही बाहर आ जाएंगे अपन। तो इसका एक सिंटेक्स कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो स्विच होगा, बिगिन होगा, स्विच में एक्सप्रेशन की वैल्यू पास करेंगे। मल्टीपल ऑप्शंस के लिए केस से डिफाइन होंगे, केस के साथ में लेबल नंबर या वैल्यू के कांस्टेंट एक्सप्रेशन हो सकता है। फिर हर केस के साथ में एक स्टेटमेंट का एसोसिएशन रहेगा। और फिर अगर मैचिंग नहीं होती है तो अपने पास डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट रहेगा। तो ये सिंटेक्स को थोड़ा सा देख के आप याद रख सकते हो ये सिंटेक्स। है ना, तो ये आपका सिंटेक्स ही ऐसे चला स्विच। यहाँ एक्सप्रेशन में है ना सेमी कोलोन नहीं आएगा, ध्यान देने का पॉइंट है। बिगिन आएगा, केस केस और वैल्यू के बीच में एक स्पेस फॉलो करोगे। लेबल वैल्यू जितनी भी बनाते हैं, लेबल नेम या वैल्यू जो भी बनती है कोलोन के साथ बनती है। कोलोन और लेबल वैल्यू में गैप नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे है ना स्टेटमेंट का ब्लॉक आएगा, ईच जो भी स्टेटमेंट होंगे सेमी कोलोन लगा के फॉलो करोगे, फिर ब्रेक आएगा। इस तरह से पूरा सिंटेक्स बन गया। फिर यहाँ पे अपन देखें कि ये जो स्विच है, केस है, ब्रेक है, डिफॉल्ट है, ये सब अपने है ना सी लैंग्वेज के कीवर्ड है। स्विच अपने आप में कीवर्ड है, केस एक दूसरा कीवर्ड है, ब्रेक अपने आप में कीवर्ड है, डिफॉल्ट कीवर्ड है। तो ये स्विच के अंदर ये 4 कीवर्ड्स यूज होंगे। जब स्विच का अपन कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो 4 कीवर्ड से पूरा स्विच को डिजाइन करते हैं अपन। ये ऐसे टोटल कितने कीवर्ड होते हैं ये भी आपको याद है। टोटल कीवर्ड होते हैं 32, ये याद होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव परीक्षा में आ जाता है। तो ये सब कीवर्ड है। फिर एक एक अपन देखें इसका सिंटेक्स का एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्रेशन क्या होगा, तो एक्सप्रेशन में आप या तो कैरेक्टर टाइप की कोई है ना कैलकुलेशन बन सकती है, या सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है, या आपका इंटीग्रल यानी इंटीजर टाइप की है ना एक्सप्रेशन बन सकता है। यहाँ पे इंटीजर टाइप का वेरिएबल भी लेके अपन स्विच में जा सकते हैं। तो एक्सप्रेशन जो होगा, उसका जो रिजल्ट्स होगा वो इंटीजर और कैरेक्टर ही होना चाहिए, ध्यान देने का पॉइंट है। ये या तो इंटीजर हो सकता है या कैरेक्टर हो सकता है। इसके अलावा इस एक्सप्रेशन अलाउ करेगा ही नहीं वो। अगर ये फ्लोट में कन्वर्ट हो रहा है या स्ट्रिंग वैल्यू में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये कभी भी स्विच में अलाउ नहीं करेगा। तो एक्सप्रेशन कैन नॉट है ना अलाउड फ्लोट और स्ट्रिंग टाइप का नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ध्यान देने का पॉइंट है। एक्सप्रेशन ओनली है ना सिंगल वैल्यू जनरेट करेगा, सिंगल रिजल्ट्स। रिजल्ट्स को लेके फिर अपन केस की वैल्यू से मैचिंग चलती है। तो एक सिंगल मैचिंग के लिए या तो करेक्टर डेटा आएगा या इंटीजर डेटा आएगा। तो एक तो ये ध्यान देने का पॉइंट है।
फिर अपन वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू n, इनको क्या बोलेंगे, लेबल वैल्यूज। इनको लेबल वैल्यू बोलते हैं, या कांस्टेंट एक्सप्रेशन कह दो। एंड फॉलोड बाय कोलोन। कोई भी अपन लेबल वैल्यू बनाएंगे, जैसे 2 लेबल लगाया, 3 लगाया, है ना, तो ये जैसे कोई भी करेक्टर टाइप का लेबल लगाया, है ना, ऐसे x कोई करेक्टर टाइप का लेबल है सिंगल कोट्स में, तो ये सब लेबल वैल्यू है। तो लेबल वैल्यूज को अपन कोलोन लगा के फॉलो करेंगे। कोलोन और लेबल वैल्यू में स्पेस नहीं होना चाहिए, कि नो स्पेस फॉलो बिटवीन लेबल वैल्यू एंड कोलोन, की स्पेस दे दोगे तो एरर आ जाएगी। लेबल वैल्यू डिफाइन यूजिंग केस कीवर्ड, कि लेबल वैल्यू को जो भी मैं डिफाइन करूंगा केस कीवर्ड की हेल्प लूंगा। तो जैसे ये लेबल है ना, ये लेबल नेम है, लेबल वैल्यू है, इसको डिफाइन करोगे तो केस, कोई भी कीवर्ड यूज करोगे एक सिंगल स्पेस फॉलो करो उसके बाद। तो ईच ऑफ केस लेबल वैल्यू शुड बी यूनिक होती है ये, कि एक केस में डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, या अगर डुप्लीकेट दोगे तो एरर आ सकती है। ठीक है ना, तो ये वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू n समझ में आ जाना चाहिए। ब्रेक स्टेटमेंट का सिंपल सा अर्थ है, जैसे मैं किसी पर्टिकुलर ब्लॉक्स में हूँ, या फिर कोई कहते इससे बाहर आ चले जाओ। जैसे तुम रूम के अंदर बैठे हुए हो और मैं कहता हूँ कि तुम रूम से बाहर जाओ, तुम तो समझ गए, कंप्यूटर कैसे समझेगा? तो कंप्यूटर को अपन ब्रेक से समझाएंगे। तो ब्रेक का मतलब होता है कि जो आपका करंट प्रोसेस जो चल रहा है ना, उससे बाहर आ जाओ सीधे ही। तो अपना करंट प्रोसेस अपन स्विच को यूज कर रहे हैं, तो स्विच से बाहर कैसे आऊँ? तो ब्रेक स्टेटमेंट से पूरे स्विच के ब्लॉक से बाहर आ जाएंगे, प्रोग्राम से बाहर नहीं आएंगे, स्विच के ब्लॉक से पूरा बाहर आ जाएंगे, है ना। तो हर केस के साथ में ना ब्रेक मल्टीपल हो सकते हैं। फिर अगर अपन ब्रेक मान लो कि नहीं लगाएं तो क्या हो? तो जहाँ से एक बार में मैचिंग हो जाएगी ना, इफ देयर इज नो ब्रेक स्टेटमेंट, ये ब्रेक स्टेटमेंट को कहीं अपन लगाना भूल जाए, फाउंड इन केस, तो फिर क्या हो? तो ऑल द केसेस विल बी एग्जीक्यूटेड प्रेजेंट आफ्टर द मैच केस। एक पर्टिकुलर जैसे मैचिंग हो गई और फिर आगे अपन ने ब्रेक लगाना भूल गए, तो पूरे केसेस को वो एग्जीक्यूट करता हुआ एंड तक पूरा ना फॉलो करेगा कंट्रोल। तो केस को अपन को जहाँ मैचिंग हो जाती है उसके बाद में चेक करना बंद कर देता है। फिर ये वन बाय वन सभी उसके जो आगे के स्टेटमेंट होंगे वो पूरे उसको एग्जीक्यूट करता हुआ बाहर आएगा। और अगर अपन ने जैसे मान लो केस 1 मैच हो गया, है ना, तो और केस 1 मैच होते ही ब्रेक मिल गया तो बाहर हो जाएगा सीधा। अगर ब्रेक नहीं मिला तो जहाँ से मैचिंग होगी उसके दिन उसके जितने भी केसेस होंगे सबको एग्जीक्यूट करता हुआ कंट्रोल एंड पे पहुंच के, है ना, एक स्विच से बाहर करेगा। डिफ़ॉल्ट क्या करेगा? डिफ़ॉल्ट का जो रोल है, डिफ़ॉल्ट में अपने आप में कीवर्ड है। तो अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू और केस की लेबल वैल्यू का मैचिंग कहीं पे भी नहीं हो रहा, तो फिर क्या करें? जैसे मैंने तुमको ऐसा कोई रूम नंबर बता दिया जो पूरे कॉलेज में एग्जिस्ट ही नहीं है, फिर तुम क्या करो? फिर एक डिफ़ॉल्ट रूम होगा जिसमें अपन है ना एग्जीक्यूशंस कर देंगे उसको। तो ऐसे ही यहाँ कंप्यूटर में कर दो कि डिफ़ॉल्ट क्या करेगा कि इफ़ नो मैचिंग इज फाउंड, तो इन स्विच केस वैल्यू, तो देन है ना ये डिफ़ॉल्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऑप्शनल है, ब्रेक भी आपका ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल है। कंपल्सरी यानी केस और वैल्यू 1, वैल्यू 2 ये जो डिफाइन करोगे जितने भी अल्टरनेट है वो कंपल्सरी है। स्विच आपका कंपल्सरी हो जाएगा। ब्रेक की अगर रिक्वायरमेंट हो तो अपन दे सकते हैं, रिक्वायरमेंट नहीं है तो ब्रेक को भी अपन ऑप्शनल में रख सकते हैं। डिफ़ॉल्ट है तो ये ऑप्शनल है, अगर ज़रूरत है तो अपन को फिर पता रहता है ना कि कोई एरर आती है तो फिर पता रहता है कि डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा वो। तो डिफ़ॉल्ट का यूज करते रहना चाहिए अपन को। तो ये अपन को है ना स्विच का पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया। फिर इसका वर्किंग प्रोसेस देखें कैसे काम करेगा। तो स्विच स्टेटमेंट है ना, ये क्या मल्टी वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। इसमें डिसीजन लेने के लिए कई सारे पाथ है अपने पास। अब कौन से पाथ का सिलेक्शन करें तो मैचिंग करते हुए सिलेक्शन करेगा। तो ये द स्विच इज ए मल्टी वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट याद होना चाहिए। अब स्विच स्टेटमेंट में क्या करते हैं कि अपन एक एक्सप्रेशन की वैल्यू को पास करते हैं, पासिंग एक्सप्रेशन वैल्यू है ना, या वेरिएबल्स को। फिर एक्सप्रेशन वैल्यू मैच करता है, किससे मैच करेगा सबको पता हो गया होगा अब तो, लिस्ट ऑफ केस लेबल वैल्यू से मैच करेगा। कि जहाँ मैचिंग अगर फाउंड हो जाती है तो ए मैचिंग फाउंड देन ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एसोसिएटेड विद दैट केस इज एग्जीक्यूटेड। जहाँ पे केस की वैल्यू और एक्सप्रेशन की वैल्यू मैच हो गई तो उस केस से जो भी एसोसिएटेड है ना स्टेटमेंट का जो ब्लॉक होगा
वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर एग्जीक्यूशन होके ब्रेक स्टेटमेंट दिया होगा, तो ब्रेक से सीधा ही बाहर हो जाएगा कंट्रोल। तो इसका वर्किंग प्रोसेस से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। एक्सप्रेशन ओनली या तो इंटीजर टाइप का होगा या कैरेक्टर टाइप का होगा, ये ध्यान देने का पॉइंट होता है। अब इसका अपन देखें कि डायग्रामेटिकली समझें कैसे काम करेगा। तो ये एक अपन ने डायग्रामेटिकली इसको समझाने की कोशिश की है। इसका फ्लो चार्ट, तो यहाँ से जैसे यहाँ इसकी एंट्री चली, ये टेस्ट एक्सप्रेशन है, यहाँ रिजल्ट जनरेट करेगा, एक्सप्रेशन का रिजल्ट बनेगा, एक्सप्रेशन का रिजल्ट और वैल्यू वन ये मैच करेगा। वैल्यू वन है ना केस के साथ में डिफाइन होगी, तो ये केस वैल्यू वन, तो ये मैचिंग हो जाएगी, तो ये ब्लॉक को रन करके सीधा ये है ना ब्रेक से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे है ना ब्रेक स्टेटमेंट से पूरा बाहर आ जाएगा, ये ब्रेक हर स्टेटमेंट में अपन ब्रेक होगा तो सीधा ही बाहर आ जाएगा। फिर अगर ये एक्सप्रेशन की वैल्यू जो भी है यहाँ से मैच नहीं हुई, तो फिर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू टू से मैच करेगा। वैल्यू टू अगर मैच हो जाती है तो ब्लॉक टू को लेके सीधा बाहर है। तो ये है ना 1 बाय 1 चलता जाएगा। अगर मैचिंग नहीं होती है तो नो मैचिंग फाउंड, तो देन डिफ़ॉल्ट ब्लॉक को लेके सीधा स्टेटमेंट एक्स को फॉलो करेगा। तो ये स्विच के बाहर का स्टेटमेंट है और फिर ये रेगुलर स्ट्रीम में चलेगा ये। तो ये स्विच का एक डायग्राम आप ऐसे बना सकते हो। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ द स्विच स्टेटमेंट है ना, ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट हो जाता है। तो इस वजह से, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग का काम कर कर देता है, मैचिंग के थ्रू सिलेक्शन का काम कर देगा। तो इसको डायमंड बॉक्स में रेफर किया है, और ये सिलेक्शन जो करते हैं ना ब्लॉक वन ब्लॉक टू, यहाँ वैल्यू को मैच करता हुआ चलेगा यहाँ पे। तो ये कंडीशन से मान सकते हो आप इनको, है ना, ब्लॉक वन ब्लॉक टू ब्लॉक थ्री, ये डिपेंड करेगा कि मैचिंग कहाँ हो रही है। तो एक्सप्रेशन की वैल्यू वन जहाँ मैचिंग हो गई उसी ब्लॉक को लेके सीधा स्टेट कंट्रोल है ना स्टेटमेंट एक्स को फॉलो करेगा। तो ये स्विच स्टेटमेंट का एक डायग्राम के थ्रू आप बना सकते हो। अब इसका एक एग्जांपल देखें अपन। तो एग्जांपल देखें, तो राइट ए प्रोग्राम टू रीड ए डे नंबर। जैसे होता है ना कि अपने सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सबको पता है। अब नंबर अपन जैसे बोल दो कि आज सप्ताह का पहला दिन है, तो तुम सोचोगे सोमवार है ना, मंडे है। सप्ताह का दूसरा दिन है तो ट्यूसडे है। सप्ताह का तीसरा दिन है तो वेडनेसडे हो गया, है ना। ऐसे वीक का 6 नंबर का डेज है तो सैटरडे हो गया। आज वीक का है ना 7th नंबर का डे है तो संडे हो गया। अब मैं 8 बोल दूं तो तुम कहोगे इनवैलिड डे। अब तुम कहोगे ये कैसे बताऊं। तो कोई भी डे का नंबर पढ़े और अपन है ना उसको एज ए वर्ड में प्रिंट करें, तो कितने अल्टरनेट हो जाएंगे, संडे मंडे ट्यूसडे करते हुए 7 तो ये अल्टरनेट हो गए, एक डिफॉल्ट का हो गया, तो 8 अपने पास है ना अल्टरनेट हो गए। 8 में से कोई सा भी एक रिजल्ट आ सकता है। रिजल्ट कैसे आएगा, केस केस और एक्सप्रेशन की वैल्यू को मैच करते हुए। तो अब इस प्रोग्राम को बनाने के लिए है ना कुछ ज़्यादा ऐसे टिपिकल नहीं है। तो अपन को है ना 1 2 3 4 लेके कीबोर्ड से और डे का नाम है ना वर्ड में प्रिंट करना है। तो वर्ड में प्रिंट करूंगा तो प्रिंट ऑफ के थ्रू मैं डायरेक्ट प्रिंट करवा दूंगा। तो अपना एक वेरिएबल से पूरा काम हो जाएगा। तो ये है ना डे नंबर के लिए मैंने वेरिएबल ले लिया, ये वेरिएबल ले लिया डे नंबर के लिए। तो यहाँ से मैं डे नंबर इनपुट में लूँगा, है ना। ये आपका टाइटलिंग हो गई प्रोग्रामिंग की। तो ये पूरी टाइटलिंग हो जाएगी ये वाली प्रोग्रामिंग, है ना। ये बिगिन पे ही आएगा, क्लोजिंग पे है ना स्टार्ट स्लेस आएगा। ये लिंकिंग सेक्शन हो जाएगा, है ना। ये लाइब्रेरी से जुड़ते हैं। लाइब्रेरी से क्यों जुड़ रहे हैं, क्योंकि अपन फंक्शंस यूज करते हैं प्रोग्राम्स में फंक्शंस को फिर एग्जीक्यूशंस कैसे होगा। तो फंक्शंस का एग्जीक्यूशंस होने के लिए फिर अपन को है ना लाइब्रेरी फाइल चाहिए होती है। अब स्कैनफ है, प्रिंटफ है, इस फाइल से चलेगा। गेट करेक्टर है ना, या क्लियर स्क्रीन है, इससे चलेगी कोनी डॉट एस से। तो ये लाइब्रेरी फाइल को अपन को यहाँ है ना इंक्लूड करना होगा। हेस इंक्लूड प्री प्रोसेसर है, ये भी नाम याद हो जाना चाहिए तुमको। ये हेस इंक्लूड क्या नाम बोलते हैं इसको, प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर प्री प्रोसेसर कर दो और कंपाइलर डायरेक्टिव स्टेटमेंट कर दो। फिर अपन है ना वॉइड मेन कंपलसरी है स्टार्ट करने के लिए। ये बिगिन होगा मेन का, ये वेरिएबल का डिक्लेरेशन हो गया। वेरिएबल की वैल्यू है ना ये डे नंबर आएगा, तो एक कीबोर्ड से लेके चलेंगे। ये कीबोर्ड से एक्सेप्ट करेगा, ये कीबोर्ड से लेगा। कीबोर्ड से एन में वैल्यू आ गई। अब एन को सीधा है ना स्विच में भेज दो। तो स्विच में भेज दिया, देखो ये रहा। सेमीकोलन नहीं लगाना, यहाँ पे नो सेमीकोलन यूज, ध्यान देने का पॉइंट है। यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगता, ध्यान देने का पॉइंट है, अभी से याद रख लो, नॉट यूज्ड। और ये स्विच के अंदर ने ये अब अल्टरनेट हो गए। पहला समझ ही गए, तो कितने होंगे, तो ये अपने है ना 6 तो ये सैटरडे तक हो गया और 7th नंबर आपका संडे का हो गया।
और फिर आगे डिफ़ॉल्ट पे चला जाएगा। अब यहाँ पे वन वन का मतलब केस के बाद में एक स्पेस दो, फिर वन और कोलोन लगाओ। वन और कोलोन में स्पेस नहीं होना चाहिए, है ना? अगर स्पेस दोगे तो फिर एरर आ जाएगी। तो वन, अगर ये एन की वैल्यू वन से मैच खा जाती है तो ये मंडे को प्रिंट करके लाइन चेंज करके ब्रेक का मतलब सीधा ही बाहर आ जाएगा। बाहर का मतलब ये सीधा एग्जिट हो जाएगा इससे, पूरे ब्लॉक से। फिर अगर ये मैच नहीं होती तो आगे चलेगा, तो टू से मैच हो गई तो ये ट्यूसडे को लेके बाहर आ जाएगा। फिर अगर मान लो कि ये पूरी है ना मैचिंग कहीं पे भी नहीं हो रही, तो कहीं पे भी नहीं हो रही तो फिर ये डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट को ले लेगा। जैसे अपन ने एन की वैल्यू अगर 8 दे दी, है ना? एन की वैल्यू जैसे सपोज कीबोर्ड से 8 दे दी, तो ये डिफ़ॉल्ट को ले लेगा कि इनवैलिड इनवैलिड डे नंबर, ये लेके और ब्रेक करके बाहर आ जाएगा। और अगर आपने 7th दिया है तो वन बाय वन चेक करता हुआ यहाँ मैचिंग हो जाएगी। जहाँ मैचिंग होगी उसी ब्लॉक को एग्जीक्यूट करके सीधा बाहर आ जाएगा। तो अपन अगर एग्जांपल देख इसका रिजल्ट देखें, 4 नंबर दिया तो थर्सडे प्रिंट करके बाहर आ जाएगा। तो ऐसे है ना ये प्रोग्राम अपन बना सकते हैं, मतलब तो ये समझ सकते हैं, एग्जाम्पल ये दे सकते हैं परीक्षा में। फिर थोड़ा सा अगर आप कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए भी तैयारी करो, तो एक तो ये अपन ये कितने केस बना सकते हैं एक स्विच स्टेटमेंट में, मैक्सिमम अपन कितने केस लेबल्स वैल्यू लिख सकता हूँ मैं। तो ये फिगर आपको याद होना चाहिए। 257 केस लेबल वैल्यू हो सकती है। ये जो अंदर अपन केस से वैल्यू 1 वैल्यू 2 डिफाइन करते हैं वो कितनी हो सकती है, वो 257 केस लेबल वैल्यू हो सकती है। तो एक स्विच स्टेटमेंट के अंदर है ना नेस्टेड भी अपन डिजाइन कर सकते हैं। ये नेस्टेड किसको बोलेंगे कि जैसे मान लो कि मैंने एक स्विच स्टेटमेंट लगाया, ये वाला, ये स्विच लगाया, ठीक है ना? ये स्विच आ गया। अब फिर तुमको ये पता है ये केस होगा, फिर मैं इसके अंदर है ना फिर स्विच लगा सकता हूँ। तो केस के अंदर फिर है ना स्विच आ सकता है, ठीक है ना? तो अब ये जैसे ये इसका स्टेटमेंट का पार्ट हो गया, ये आपका ना एक, ये आउटर हो गया, ये अंदर की साइड हो गया, तो ये नेस्टिंग है। तो ऐसे अपन है ना कितना लेवल ले सकते हैं स्विच को नेस्टेड की फॉर्म में। तो नेस्टेड की फॉर्म में ये 15 लेवल तक परमिट करता है आंसीसी। आंसी का पूरा नाम क्या हुआ ये भी याद हो जाना चाहिए। आंसी का मतलब होता है अमेरिकन अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट, ये आंसी का पूरा नाम है, इंस्टीट्यूट। ए का मतलब अमेरिकन, एन का मतलब नेशनल, एस का मतलब स्टैंडर्ड, आई का मतलब स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। तो आंसी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। सी को क्या है आंसी ने ही मॉडिफाइड किया था। सी लैंग्वेज कब डेवलप हुई थी 72 में, फिर आंसी ने लगभग 83 के आसपास इसको मॉडिफाई किया, तब से इसका नाम आंसी सी रख दिया गया था। तो आंसी सी ने 15 लेवल्स तक का नेस्टिंग इफ कंडीशन का नेस्टेड लूप नेस्टेड स्विच का कंसेप्ट रखा हुआ है। नेस्टेड में कितने अपन लेबल केस के साथ में लेबल्स वैल्यू यूज कर सकता हूँ 257। तो थोड़ा सा ये याद हो जाना चाहिए। तो ऐसे भी और भी अपन है ना प्रोग्राम्स बना सकते हैं कि ये यूनिक वैल्यू है अभी जैसे केस की। और कई बार ऐसे भी तो हो सकता है कि मल्टीपल केस के लिए एक सिमिलर रिजल्ट हो। जैसे मैं कहता हूँ कि ऑप्शंस 1 और 2, उसके लिए मैं एक ही रिजल्ट रखना चाह रहा हूँ तो ऐसे कर सकता हूँ। मान लो कि मेरे को तीनों 4 5 के लिए एक अल्टरनेट रखना है तो मैं रख सकता हूँ। ये 3 पे भी वही रिजल्ट आए, 5 पे भी वही रिजल्ट आए, 6 पे भी वही रिजल्ट आए, तो अपन ये पॉसिबल है। ये मल्टीपल केस के लिए अपन एक या दो स्टेटमेंट कंबाइन करके एक सिंगल रिजल्ट रख सकते हैं। अब ये कैसे करते हैं तो अपन एक प्रोग्रामिंग के थ्रू देखते हैं। अपन एक प्रोग्राम्स के थ्रू एक समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो मैं ना आज प्रोग्राम्स तुमको देव सी प्लस प्लस में बता रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे है ना देव सी प्लस प्लस को जैसे खोल लिया, सी के जैसे ये पूरा अपन जी का सी का जैसे कोड लिखते हैं तो वैसे के वैसे यहाँ रूल है। तो ये जो इंटीग्रेटेड ना डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कर दो, एक एनवायरनमेंट है जिसमें अपने कोडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे फाइल में गया, एक नई फाइल ले लेता हूँ, सोर्स फाइल ले लेता हूँ यहाँ पे, ये मेरी फाइल यहाँ बन जाएगी। तो सबसे पहले तो अपन क्या लिखे, तो यहाँ पे अपन है ना कोड करके एक देखते हैं कि एक प्रोग्राम्स बनाते हैं अपन। तो सबसे पहले तो मैंने लिखा प्रोग्राम का टाइटल, तो जैसे मैंने लिखा सी प्रोग्राम रीड एनी करेक्टर। करेक्टर समझ गए, एक सिंगल करेक्टर लेके चलेंगे अपन, है ना? रीड एनी करेक्टर, फिर डिटरमाइन वेदर
WHETHER, वेदर इट इज, है ना, इट इज वोवेल्स और कॉन्सोनेंट, ये इसका डिटरमाइन करेंगे अपन। समझ गए ना, प्रोग्राम तो समझ गए आप कि एक एक करे एक एक करेक्टर लेंगे, जैसे कोई भी करेक्टर कीबोर्ड से आ सकता है, सिंपल सी थ्योरी है। तो ये कांस्टेंट है या वोवेल्स है ना, ये बताओ। अब मैं कहता हूँ यूजिंग स्विच के थ्रू ही बताना है तुमको। अब ये अपने साथ एक है ना क्राइटेरिया कि स्विच का यूज करते हुए बताना है। अब तुम कहोगे कि मैं कोई भी अल्फ़ाबेट प्रेस कर सकता हूँ, टी भी प्रेस कर सकता हूँ, एक्स भी प्रेस कर सकता हूँ, डब्ल्यू भी प्रेस कर सकता हूँ, एल भी प्रेस कर सकता हूँ, है ना, तो फिर कैसे कंप्यूटर चेक करे, क्योंकि अपने पास तो अल्टरनेट तो बहुत सारे हो गए, और करेंगे कैसे इस काम को। अब देखो इस काम कैसे करें, है ना, तो फिर अपन एक लाइब्रेरी तो यहाँ यूज करेंगे ही, CLUDE इंक्लूड, लाइब्रेरी फाइल का नाम stdio.h, ये लाइब्रेरी फाइल का नाम हो गया अपना। ठीक है ना, वॉइड मेन की जगह यहाँ पे है ना इंटीजर लिखेंगे अपन। देव C++ है, अपन सी टर्बो सी में तो वॉइड लगाते हैं, यहाँ पे इंटीजर लगाएंगे, यहाँ पे है ना इंटीजर मेन लिखेंगे अपन। ठीक है ना, इंटीजर मेन के बाद में बिगिन आएगा, और यहाँ पे है ना अपन को क्लियर स्क्रीन और गेट CH की जरूरत नहीं होती, क्योंकि देव C++ में अपन जब प्रोग्राम को रन करते हैं तो एक सेपरेट विंडो आती है, तो उसका बिगिनिंग से होगा अपने आप में, है ना, हर बार नई विंडो बनेगी, तो अपन को पॉज करने की भी जरूरत नहीं होती। तो अपने पास है ना प्रोग्राम में इंटीजर मेन लिखेंगे, और लास्ट में जो लाइन लिखेंगे ना अपन, वो रिटर्न लिखूंगा, रिटर्न 0 लास्ट में लिखेंगे, क्योंकि इंटीजर टाइप का रिटर्न ले रखा है, ये जो मैंने ले रखा है ना ये वाला, ये मेन है ना इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, तो लास्ट में कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवाना चाहिए तो 0 लिख देंगे यहाँ पे, रिटर्न 0। तो इससे पता रहेगा कि ये सक्सेसफुल रन हुआ नहीं हुआ, 1 और 0 दो में से कोई सा भी अपन ये रिटर्न करा सकते हैं। तो ये रिटर्न देना जरूरी है, क्योंकि ये रिटर्न टाइप है यहाँ पे, तो ये इंटीजर 0 अपन रिटर्न करवा देंगे इसका। अब अपन है ना काम कैसे करें, अब तुम्हारे सामने ये समस्या हो रहा है कि ये करेक्टर डेटा आएगा। अब करेक्टर डेटा को मैं कैसे डिफाइन करूँ, तो अपने सामने है ना एक करेक्टर टाइप का एक डेटा है, डेटा टाइप है करेक्टर। अब एक वैल्यू मेमोरी में रखना चाहूँगा करेक्टर की, तो CH एक वेरिएबल ले लिया, तो ये आपका करेक्टर वेरिएबल हो गया CH। CH इज द करेक्टर वेरिएबल, इसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल का डिक्लेरेशन। अब क्या करें, अब इस करेक्टर को रीड करना चाहेंगे अपन, तो रीड करना चाहेंगे तो मैंने एक मैसेज बनाया, प्रिंट ऑफ एंटर एनी करेक्टर, एंटर एनी करेक्टर वैल्यू, करेक्टर है ना, कोई सा भी करेक्टर अपन इनपुट में ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, लाइन बदलना चाहो तो नीचे की लाइन में ले सकते हैं, इसके आगे अपन ले सकते हैं। स्टेटमेंट जब भी खत्म होता है तो सेमीकोलन लगाएंगे अपन। फिर अपन करेक्टर कैसे ले, अब करेक्टर लेने के लिए अपने पास बहुत सारे अल्टरनेट हो सकते हैं। एक तो गेट CH ई से ले सकता हूँ मैं, एक गेट केयर GET CHAR ना, एक मैं इसके नफ से ले सकता हूँ। तो अपन चाहते हैं कि गेट केयर के थ्रू ले लूँ, तो कैसे लें, ये फंक्शंस है, गेट करेक्टर, एक करेक्टर रीड कर लो, और रीड करके सीधे है ना इसमें असाइन कर दो CH में, कीबोर्ड से लेगा CH में करेक्टर को असाइन कर देगा, तो करेक्टर वैल्यू आ चुकी। अब अपन को ना डिटरमाइन करना है क्या वैल्यू आई, वोवेल्स आया या कांस्टेंट आया। तो फिर मैं ना स्विच के अंदर इसको भेजूंगा, स्विच में किसको भेजूंगा, करेक्टर को। तो करेक्टर टाइप का डेटा अपन पास कर सकते हैं, स्विच का बिगिन होगा, स्विच का क्लोज होगा, स्विच के अंदर ना केस होगा। अब केस में मान लो ए आ जाए, ठीक है ना, केस के अंदर कैपिटल ए आ जाए, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, इस करेक्टर कांस्टेंट करेक्टर है ना, तो ये कोटेशन में लिखेंगे अपन इसको। तो ऐसे ही है ना ए को भी कोटेशन में लिखो, कैपिटल भी आ सकता है स्मॉल भी आ सकता है, तो दोनों ही अल्टरनेट लेके काम करें अपन तो। ठीक है ना, ये वाले ऐसे ही फिर अपने पास ये है ना कॉपी पेस्ट कर लो, Ctrl+C। ठीक है ना, ये मैंने कॉपी पेस्ट करके मल्टीपल बना लिए है बहुत सारे। अब यहाँ पे है ना ए आ जाए, कैपिटल ए आ जाए, है ना, ऐसे ई आ जाए, स्मॉल ई आ जाए, है ना, कैपिटल ई आ जाए। ठीक है ना, फिर आई आ जाए, आई आ जाए, है ना, कैपिटल आई आ जाए, क्योंकि 10 अल्टरनेट हो गए अपने पास। तो 10 के लिए अपन है ना एक ही आंसर रखेंगे, AEIOU, है ना, ओ आ जाए,
कैपिटल ओ आ जाए, है ना, ये 0 है, इसको है ना ओ लिखो। एक अपना नेक्स्ट ओ हो गया, फिर ऐसे मान लो अपने पास यू आ जाए, स्मॉल यू आ जाए, क्योंकि ये अल्टरनेटिव कुछ भी अपन टाइप कर सकते हैं, सिंपल सी थ्योरी है। कैपिटल यू आ जाए, अब ये कौन सी कंडीशन है, ये सब वोवेल्स की है, कोई सा भी केस से मैचिंग हो जाए, ए स्मॉल ए कैपिटल ए ई आई ओ यू, तो 5 आपके स्मॉल हो गए, 5 कैपिटल हो गए। तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, प्रिंट ऑफ, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, द करेक्टर वैल्यू, है ना, यहाँ पे लिख दो द करेक्टर, करेक्टर को भी प्रिंट कराना चाहो तो प्रिंट करा सकते हो %C लगा के, है ना, लाइन चेंज करना चाहो तो कर सकते हो \n लगा के, फिर कोमा लगाओ, है ना, यहाँ कोमा लगाओ और फिर CH की वैल्यू प्रिंट करा दो, फिर यहाँ पे सेमी कोलोन। तो द करेक्टर %C इज वोवेल्स, इज VOWELS, ये वोवेल्स है, वोवेल बता देगा, है ना, वोवेल्स। और अगर ये नहीं है तो अपन यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, ये अगर मान लो ये मैच नहीं हो रहा ना AI, तो यहाँ पे है ना डिफ़ॉल्ट में लिख दो DEFAULT, डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लिख दो, ये फिर अल्फ़ाबेट ही होगा, क्योंकि करे ये AIOU नहीं है, तो फिर नेक्स्ट अपन डिफ़ॉल्ट में उसको अल्फ़ाबेट ही मान लेंगे अपन, इसको अपन कॉपी करा देते हैं, प्रिंट ऑफ लिख दो चलो, Ctrl+C, यहाँ पे कॉन्सोनेंट लिख दो, कॉन्सोनेंट, और फिर यहाँ पे स्विच का एंड कर ही दिया अपन ने, फिर यहाँ पे रिटर्न कर ही दिया, ये फाइनल क्लोज हो गया, तो ये अपना एक प्रोग्राम बन गया पूरा। तो प्रोग्राम में अपन ने कुछ नहीं लिखा, लाइब्रेरी हेडर फाइल हो गई, इंटीजर मेन लिखा, फिर ये करेक्टर का स्टोरेज ले लिया, एक करेक्टर डेटा को कीबोर्ड से ले लिया, ये इतने है ना 10 केस हो गए, समझ गए, AEIOU 5 स्मॉल और 5 कैपिटल, तो हर केस में कोई सा भी एक मैच हो चाहे कोई भी मैचिंग हो गई, तो हर केस के लिए है ना एक रिजल्ट रहेगा, तो वो करेक्टर अगर ये AEIOU आ गया तो वो वोवेल्स होगा, और अगर ये नहीं आता तो डिफॉल्ट मैंने लिख दिया कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट जो भी होगा अपन इनपुट में दे रहे हैं, फिर ये स्विच का क्लोज हो गया, ये बाहर आ गया, इसको सेव कर लो, फाइल में जाओ, है ना, यहाँ पे सेव कर लिया मैंने, तो यहाँ पे वोवेल्स कॉन्सोनेंट के नाम से करता हूँ, VC के नाम से कर दिया, ठीक है ना, ओके कर दो यहाँ पे। अब इसको एग्जीक्यूट करवाएं अपन, एग्जीक्यूट कंपाइल करोगे, रन करवा दो डायरेक्ट, है ना, कंपाइल एंड रन दोनों ले लो ये वाला, एग्जीक्यूट करूँगा, ये है ना करेक्टर मांग रहा है तुमसे यहाँ पे, ये करेक्टर वैल्यू दे दो इसको, एक करेक्टर वैल्यू अपन दे देंगे, है ना, एंटर द करेक्टर, अब मैंने मान लो कि ए दे दिया, तो ए दे दिया तो ये बता दिया कि द करेक्टर इज ए वोवेल्स। अब तुम कहोगे कॉन्सोनेंट को क्यों प्रिंट कर दिया, अब इस वजह से प्रिंट कर दिया क्योंकि अपन ने ब्रेक को इग्नोर कर दिया, क्योंकि जब काम अगर कंप्लीट हो गया, तो एक ब्लॉक का काम कंप्लीट हो गया, तो सिंपल सा है कि फिर स्विच में आगे क्यों जा रहे हो तुम, तो स्विच के अंदर अगर ब्रेक नहीं लगाऊंगा तो फिर जहाँ मैचिंग होगी उसके बाद वाले पूरे स्विच के है ना केस को लेता हुआ, हर ब्लॉक को लेता हुआ एग्जीक्यूट करेगा, तो अपने यहाँ पे थोड़ी सी जो गलती आ रही है, यहाँ पे ब्रेक नहीं दिया, देखो यहाँ पे ब्रेक नहीं दिया अपन ने, तो यहाँ ब्रेक देना जरूरी है अपन को, तो यहाँ BREAK ब्रेक, है ना, ब्रेक नहीं दोगे तो फिर रिजल्ट्स पे इफेक्ट आएगा, फिर ऐसे ही यहाँ दे दो ब्रेक, डिफ़ॉल्ट में ब्रेक दे सकते हैं, बाकी डिफ़ॉल्ट के बाद में तो सीधा ही वो आउट हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्रेक दे दो BREAK ना। अब जैसे मैंने रन करवाया, एग्जीक्यूट किया, है ना, कंपाइल एंड रन, अब यहाँ पे मैंने मान लो कि W दे दिया, W में देखो इसने कहा कि कॉन्सोनेंट, ये लिखा हुआ आ गया ना कॉन्सोनेंट, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि द करेक्टर W इज कॉन्सोनेंट, फिर मान लो कि मैंने अल्फ़ाबेट के वो दे दिया, वोवेल्स दे दिया सपोज, वापस रन करवाया, अब मैंने यहाँ पे मान लो वोवेल्स दे दिया, इसको बड़ा कर लिया, ए दे दिया, या मैंने आई दे दिया सपोज, तो वोवेल्स आना चाहिए, तो आई इज वोवेल्स, ये लिखा हुआ आ गया, तो इस तरह से अपन है ना प्रोग्राम्स कर सकते हैं, तो ये आपका पूरा प्रोग्राम्स का कोड हो जाएगा।
तो अगर ये अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू।